एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, वाई अकेडमी के मंच से आप सबों का स्वागत है। अभी हाल में रिसेंटली कुछ ही दिनों में आपके साहू के पेपर होने वाले हैं। साहू कॉलेज के जो एंट्रेंस एग्जाम है IIT-JEE और नीट के लिए, उसमें जो IIT-JEE का जो पेपर होगा, यानी कि मैथ्स के लिए जो आपके सिलेबस हैं, उनमें से जो खास बातें हैं जो आपको मोस्टली पढ़ने की आवश्यकता है वो ये है, जिससे क्वेश्चन मोस्टली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इतना कर लीजिए, इन कुछ टॉपिक के बारे में आप पढ़ लीजिए, उसकी कुछ टॉपिक विशेष बातें माइंड में रख लीजिए। मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और मोस्टली क्वेश्चन को सॉल्व करके आप एग्जाम क्रैक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ कि मस्ट डू टॉपिक इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की वो टॉपिक जिसे आप कर लेंगे ना, तो आपके साहू के एंट्रेंस एग्जाम निकलने की पूरी संभावनाएं बन जाती है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे मैं बता दूं आपको, आपके सामने कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे पहला रियल नंबर, आप रियल नंबर की कुछ बातों को दिमाग में रख लें, तब भी बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। पॉलिनोमियल्स, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन। ये जो खास खास टॉपिक है जो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है, आप इसको गांठ बांध ले, इन सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन सभी टॉपिक्स के अंदर हमने ऐसी बहुत सारी चीजों को सुना है, सीखा है और प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन कितनी बातें हमारे माइंड में रह पाती है और कौन सी बातें हमारे लिए जरूरी नहीं भी है, ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है जो होना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको रहेंगे रहेंगे, जिससे आपको लगेगा कि आप एग्जाम में भी खुद को महसूस करा रहे हैं कि आप हर चीजों को जानते हैं, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मोस्टली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली कहानी कर लेते हैं कि रियल नंबर्स में आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि रियल नंबर क्या है। तो वहां पे रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन रियल नंबर है। अब रियल नंबर में आपने देखा होगा, उसमें एक सबसे खास चीज रहा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था? जब भी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर की हम बातें कर लेते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम लोग दो ऐसे चीजों को जनरेट कराते हैं जो हमारे लीमा के पार्ट बन जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर मान लीजिए कि ए और बी नाम के दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब ये दो पॉजिटिव इंटीजर में ए जो है वो बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो ए इक्वल टू ए काम करेगा डिविडेंड का एंड बी क्यू प्लस आर। अब ये क्यू कौन है? क्यू और आर दो ऐसे इंटीजर फॉर्म करेंगे जो ए और बी को रिलेशन जोड़ने में हेल्प करते हैं, तो ये क्यू और आर खुद ही एग्जिस्ट कर जाते हैं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस पे रख करके आपको कहा जाएगा कि आप जो है एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया जो है आप कर सकते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ पड़ेगा एचसीएफ? तो आप मान लीजिए कि जैसे ए और बी दो इंटीजर दिया हुआ है, तो आप बी को ए के साथ डिवाइड करके बारी बारी से एक ऐसा टाइम आएगा जब रिमाइंडर 0 आएगा, इन दैट केस जो भी डिविजन होगा वो आपका एचसीएफ का काम करेगा। तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि 65m माइनस 117n, इसमें m का वैल्यू क्या है और n का वैल्यू क्या है। कभी कभी ऐसा आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। इन दैट केस 65 और 117 दो नंबर है, तो इसके रिलेशन में m और n का वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे? तो इस तरह के मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से जिस पॉइंट पे आपको एचसीएफ मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपको 9 नाम का एचसीएफ मिला है, तो कब मिला आपको? इन दैट केस आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपको एचसीएफ मिला है 9 इक्वल टू, तो 117 इंटू एन जो भी है माइनस 65 इंटू एन, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आ रहा है आप इसको रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका सबसे पहला काम रहेगा कि जब आपको एचसीएफ निकालने के बाद किसी एन का वैल्यू निकालना पड़े। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि 65 इंटू एक्स प्लस 117 इंटू 15 और दो नंबर दिया गया है 65 और 117, और आपसे पूछा जाएगा एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे आप? इन दोनों टर्म का आप निकालेंगे एचसीएफ निकालने के बाद एचसीएफ इक्वल टू जो भी टर्म आपके आते हैं 65x माइनस 117 इंटू 15, इसके ऊपर रख करके आप एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन भी जान लीजिए आप, कभी ऐसा भी हो जाए जैसे मान लीजिए कि दो नंबर आपको दिया गया है, जैसे 20 और 30 दो नंबर दिया गया। इन दो नंबर में से आपसे पूछा जाएगा कि मान लो कि मैं क्या करता हूँ, हमारे पास दो नंबर हैं, दोनों नंबर में से एक में से 2 और एक में से 3 माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस।
मतलब किसी नंबर को इसमें डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड लगाने के बाद क्या होता है कि रिमाइंडर 2 और 3 निकल के आता है। तो 2 और 3 रिमाइंडर आता है, तो वो कौन सा नंबर जिसको डिवाइड लगाने पे हमें कम्प्लीटली डिवाइड लग जाएगा। तो उसमें करेंगे क्या हम लोग, उस एक्स नाम के नंबर में हम हमेशा पहले -2 को माइनस कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्स में फिर 3 को माइनस कर लेंगे। तो हमें कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन दिखेगा यहाँ पे। दो एक्सप्रेशन को फिर हम क्या करेंगे, इन दो नंबर के एचसीएफ एलसीएम से क्या करेंगे, उसमें डिवाइड लगाने की कोशिश करेंगे, तो इनडायरेक्ट के समय आंसर निकल के आएगा। तीसरी कहानी हो गई। अब अगली कहानी ये बनती है इसमें, जरा देखें इसमें कह रहा है यहाँ पे कि एचसीएफ एलसीएम दो बातें हैं। तो एचसीएफ एलसीएम दो बातें हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए हम दो नंबर का यूज कर लिए, तो दो नंबर को एचसीएफ निकालने के लिए हम किसी मेथड लगा निकाल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। और एलसीएम निकालने के लिए भी हमने क्या करना है, वहाँ पे दो मेथड हम लगा के निकाल सकते हैं। तो एक प्राइम फैक्टर मेथड हो गया, ठीक है ना, दूसरा डिवीजन मेथड, तो दोनों के हेल्प से आप निकाल सकते हैं एलसीएम। अब दूसरी कहानी बनती है यहाँ पे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आपसे दिया गया यहाँ पे फर्स्ट नंबर निकालना है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे और सेकेंड नंबर से आप डिवाइड लगा देंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट नंबर। अगर आपको सेकेंड नंबर पूछ रहा है क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे और फर्स्ट नंबर से डिवाइड लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा एलसीएम मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सेकेंड नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं दोनों नंबर के बीच का एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और जो है फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये कहानी भी आपसे पूछी जा सकती है। ये बहुत सिंपल सी कहानी थी जो आप कर पाएंगे। इसमें एक खास बातें आपको समझनी बहुत जरूरी है। वो खास बातें ये है, जैसे मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है कि मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा सा नंबर है, ठीक है ना, मान लीजिए 6 डिजिट का कोई नंबर है, 6 डिजिट का एक नंबर है, तो 6 टाइम 9 हो जाएगा। कहता है कि 6 डिजिट का वो नंबर, 6 डिजिट का वो नंबर जो मान लीजिए कि 20 और 30 दोनों से डिविजिबल हो, 20 30 दोनों से डिविजिबल हो। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे 20 30 का निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, 20 30 का एलसीएम आप निकाल लेंगे। जो भी एलसीएम निकल के आता है वो आप एलसीएम निकालेंगे। इस एलसीएम को आप क्या करेंगे, 6 टाइम 9 में डिवाइड लगा देंगे। तो 6 टाइम 9 में डिवाइड लगाने के बाद आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। वो रिमाइंडर का काम करेगा। उस रिमाइंडर को आप क्या करेंगे, उस रिमाइंडर को इस नंबर में आर नाम के रिमाइंडर को माइनस करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका रियल आंसर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर, जिसको इन दो नंबर के से डिवाइड लगाने पे रिमाइंडर क्या डिवाइड लगाने पे वो सबसे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। सबसे बात आगे बात करते हैं यहाँ पे। दूसरी कहानी यहाँ पर ये बन रही है, यहाँ पे अगला है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आपसे क्या पूछा जाएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आप जानते ही है, मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कहानी हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, जब भी कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान ले आपको, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया है, तो आपको रिलेशन जोड़ना है। इसमें सबसे पहले जीरोस कैसे मिलता है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स का दो वैल्यू, एक अल्फा एक बीटा नाम का दो वैल्यू जो मिलेगा अल्फा बीटा, उन दो से आप जोड़ेंगे रिलेशन। जैसे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, पहली कहानी क्या बन जाएगी, सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के जो वैल्यू मिलेगा वो सम ऑफ जीरोस होगा, जो कि माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। दूसरी कहानी बनेगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो कहानी बन रही है यहाँ पे वो बनेगी, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा वाली कहानी बनेगी। और वहाँ पे आप देखेंगे कि सी बाय कॉन्स्टेंट बाय ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की कहानी बनती हुई आपको दिखाई देगी। तो पहली कहानी तो आपको ये कर लेना है और दूसरी कहानी आपको करना है यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम्स। डिवीजन एल्गोरिथम्स की कहानी भी आपको करनी बहुत जरूरी है ताकि वो भी एग्जाम में आपको आ सकते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन रहता ही रहता है, एफ एक्स नाम का कोई एक्सप्रेशन दे रखा है 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, कुछ ऐसा आपको दे दिया गया है। अब आपको एक dx नाम का एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या मान लीजिए कि 2x प्लस 5। अब आपको बोल रहा है कि आप ढूंढिए कि रिमाइंडर और कोशेंट, रिमाइंडर और कोशेंट। तो क्या करेंगे आप 2x प्लस 5 को 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इसमें डिवाइड लगाते हैं तो कुछ ना कुछ कोशेंट मिलेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, इसे तो आप ढूंढ लेंगे। और उसके बाद कहानी क्या बनती है कि जब मान लीजिए कि एक डिवीजन लॉ कहता है कि डिविडेंड जो होता है, फॉर एग्जांपल डिवीजन लॉ को समझते हैं पहले कि डिविडेंड जो होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसमें क्या करेगा, आपको डिविडेंड दे देगा, आपको डिवीजर दे देगा और आपको रिमाइंडर दे देगा और कहेगा कि कोशेंट क्या होगा। तो उसमें करेंगे क्या, आप कोशेंट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिविडेंड में से आप रिमाइंडर को पहले माइनस कर लेंगे, उसके बाद आप डिवीजर से डिवाइड लगाएंगे, तो जो कुछ भी निकल के आएगा वो आपका
कोशेंट का काम करेगा। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें जो दिमाग में आप रख लें तो आपको, मुझे लगता है कि उस टाइम आपको काफी हेल्प मिलने वाला, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिकल वर्क। पॉलिनोमियल में ग्राफिकल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन रह सकते हैं, आपको एक दो बार पूछे भी गए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने दो तरह के ग्राफ बनते हैं, जैसे मैंने एक बनाया यहाँ पे, एक अपवर्ड पैराबोला, दूसरा ग्राफ बन गया एक डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। तो जब मान लीजिए ए का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो अपवर्ड पैराबोला, जब ए का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो डाउनवर्ड पैराबोला। ये दो कहानी जल्दी से रट जाइए, बड़ा कहानी सिंपल है, आसान है, ठीक है ना। और एक बात और, आपसे पूछेगा कि ये ए नाम का पॉइंट है, ये बी नाम का पॉइंट है। ए नाम का पॉइंट किसको दिखाएगा? अल्फा। ये किसको दिखाएगा? बीटा। ये अल्फा बीटा दो पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट बनने का काम करेंगे। तो ये अल्फा, ये पॉइंट अल्फा, एक पॉइंट क्या बनेगा? बीटा। ये क्या बना? अल्फा। ये क्या बना? बीटा। तो आपसे पूछेगा कि पी पॉइंट पे क्या है, क्यू पॉइंट पे क्या है, इसका अल्फा बीटा क्या है, जीरोस क्या है। तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही जीरोस का काम करेगा, जिस पॉइंट, जिस नंबर पे। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट पे कट किया तो 2 इसका क्या? अल्फा का काम करेगा, तो 2 इसका जीरोस का काम कर जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से कहानी आपकी बन सकती है। इस चीजों को भी आप जरा गौर से समझ लें ग्राफ के ऊपर में। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में। अगला हमारा है द नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इन पावर। उसमें तो सबसे पहले आपको लॉज का पता होना चाहिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पावर क्या है। जैसे लॉज की बात हम लोग करते हैं तो वहां पे बहुत सारे लॉज हमने पढ़ा था। जैसे पढ़ा था एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर बी इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। ऐसे बहुत सारे लॉज हमने पढ़े हैं, बस ध्यान रखना है यहाँ पे एक्स पावर ए इंटू वाई पावर ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई पावर ए। इसी सब लॉज का यूज आपको वहां पे करना पड़ेगा। कभी कभी आपको एक्स पावर ए बाय वाई पावर ए इक्वल टू एक्स बाय वाई होल पावर ए, कुछ ऐसे ही जो लॉज हमने पढ़ रखे हैं उसका वहां पे यूज करना पड़ेगा। कभी ये तो एक लॉ सिंपल सा है, पर वहां पे क्वेश्चन घुमाता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि आपको कभी दे भी दिया है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3 पावर 1/2 प्लस 3 पावर 3/2, कुछ ऐसा आपको दे दिया। और मान लीजिए कि इस केस में आपको कभी पूछ बैठे हैं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन दे दिया कि 9x² प्लस 6x माइनस 2x प्लस 5, कुछ ऐसा आपसे क्वेश्चन का इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, पूछेगा। तो यहाँ पे आपको अगर लॉज की एक अलग दुनिया है, ये क्वेश्चन की एक अलग दुनिया बन रही है, आखिर कहानी क्या बन रही है। तो वहाँ आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ये 2 को आप, यानी कि जो जिसका कोई पावर नहीं बन रहा है, उसको एलएचएस में लेके आएंगे और यहाँ पे 3 पावर 1/2 प्लस 3 पावर 3/2 यहाँ दे रखा है ना। तो बाय में 2 है, बाय में 2 है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा, उसके इक्वल टू में जो आएगा वही उसका वैल्यू बन जाएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप रख लीजिए, जो वहाँ पे आपको काम देने वाला, ठीक है ना। अब अगली सी कहानी पे आते हैं। दूसरी वाली कहानी में कहता है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म, यानी कि एक्सपोनेंशियल टर्म जो आपको दिए जाएंगे उसको अप्लाइड कैसे करेंगे, आपको यूज कैसे को, वो आपको आना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ भी देता है। जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया यहाँ पे एक्स का पावर 2005 माइनस एक्स का पावर 2004 बाय एक्स का पावर 2000 माइनस या प्लस एक्स का पावर 1999, कुछ ऐसा आपसे क्वेश्चन कर दिया। तो आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि सबसे लिस्ट पावर का, ये लिस्ट पावर है, तो लिस्ट पावर को कॉमन लीजिए और यहाँ से भी सेम इसी पावर को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x पावर 1999, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x पावर 6 बच जाएगा और यहाँ पे x पावर 5 बच जाएगा। यहाँ से भी कॉमन ले x पावर 1999, तो यहाँ से भी x पावर 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 बच जाएगा। ये कहानी खत्म हो गई, x पावर 6 माइनस x पावर 5 बाय x प्लस 1। आपको कुछ ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन करेगा, बट आपको वहाँ पे जवाब देनी है कि मतलब आप कंसेप्ट जानते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जानते हैं, बट उसका आपको एप्लीकेशन करना है सेम तरीके से। ये चीज आप दिमाग में पढ़ ले अच्छे से कि अप्लाइड कैसे करनी, ठीक है ना। अब आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरी हमारी जो कहानी है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की कहानी है। मतलब ये टॉपिक में से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब कैसा क्वेश्चन कर देगा ये नहीं पता, आपसे क्वेश्चन कभी ये नहीं करेगा सिंपल टाइप का, बताओ x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, ऐसा नहीं करेगा। ये बहुत जानते क्या था क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे करेगा क्या, आपसे क्वेश्चन कहेगा 5 बाय एक्स प्लस वाई माइनस 6 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा 10 बाय एक्स प्लस वाई माइनस 7 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। ऐसा क्वेश्चन आपसे कर दिया और पूछ क्या रहा है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आपसे पूछ रहा है।
एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ बस उसको दिमाग में आप बैठा लेंगे, करना कुछ भी नहीं है खास। यहाँ पे सबसे पहला काम आप ये कर लेंगे कि ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो x प्लस वाई है, तो 1/x प्लस वाई इसको आप p मान लें, और 1/x माइनस वाई इसको आप q मान लें। जैसे ही आप इसको मानेंगे तो आपको कुछ ऐसा बन जाएगा 5p माइनस 6q इक्वल टू 2, और दूसरा बनेगा आपका 10p माइनस 7q इक्वल टू 10। अब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको p का वैल्यू और q का वैल्यू निकल के आएगा। जो आपको p का वैल्यू आएगा उसको आप इसके इक्वल कर दें तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई का इक्वेशन बहुत सिंपल सा मिलेगा, और q का वैल्यू इसके इक्वल कर दें तो x माइनस वाई का दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। आप आराम से सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पे, इस चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गए इक्वेशन की बातें। अब डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे उसमें पूछे जाते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, जैसे कहानी है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में जब हम आते हैं तो वहाँ पे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। याद रखिए कि आपको शायद आइडेंटिटीज बहुत कम ही उसमें से क्वेश्चन रहेंगे, आपके मोस्टली क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे। एक तो सबसे पहला रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, और दूसरा उसी से जुड़ा हुआ हाइट एंड डिस्टेंस का। तो दो टॉपिक आप इंपॉर्टेंटली पढ़ लेंगे। सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप रेशियो कैसे निकालेंगे। कहेगा देखिए गलतियां कहाँ कराता है, मैंने देखा क्वेश्चन को गलतियां कहाँ कराता है। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया, यहाँ पे सीधी सी कहानी है, एबीसी नाम का एक राइट ट्रायंगल है, इसमें आपको यहाँ पे दे दिया थीटा, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछ दिया है कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि p/h होता है, तो आप रख भी देंगे कि p का वैल्यू 2 है और h का वैल्यू 5 है, ओके। और ये आपका साइन थीटा का वैल्यू 2/5, ये सही भी है। फिर करेगा क्या, थोड़ी सी कहानी बदल देगा। कहानी क्या बदलेगा, ट्रायंगल वही रहेगा, नाम भी वही रहेगा, सब कुछ वही है, और यहाँ पे 2, 3, 5 वैल्यू भी सब वही रहेगा, बट थीटा यहाँ ना करके थीटा यहाँ लेके आ जाएगा। और फिर आपसे पूछेगा कि साइन थीटा क्या है, क्या पूछ देगा आपसे, साइन थीटा क्या है। तो आप क्या करेंगे, आप थीटा को पहले देखेंगे, थीटा के सामने का जो साइड होगा वो काम करेगा परपेंडिकुलर का, उसकी वैल्यू 3 है, तो p/h। तो थीटा के सामने जो है वो क्या है, p है, उसका वैल्यू क्या है 3, और हाइपोटेन्यूज h का वैल्यू क्या है 5। तो ये सेम ट्रायंगल में थीटा यहाँ की वजह से, यहाँ होने की वजह से साइन थीटा की वैल्यू 2/5 था, बदल के क्या हो गया 3/5 हो गया। तो कुछ ऐसे घुमा देता है कभी कभी, ठीक है ना। तो इस बात पे भी आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी कहानी आपका सबसे आसान ये है कि क्वेश्चन आपसे उसमें से इस टाइप का भी पूछ सकता है, जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो ये है, जैसे मान लीजिए कि आपसे किया गया है फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कोई एक ट्रायंगल है, किसी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एबीसी नाम का वो ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में आपको दिया गया है कोई एक एंगल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एंगल ए दिया गया है 30 डिग्री, दूसरा एंगल दे दिया, ये एंगल आपका राइट ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आप समझ जाएंगे ये एंगल 60 ही होने वाला है, ये एंगल क्या है 60 होगा। अब वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये कि अगर ये साइड हमें दिया हुआ है 2, ये साइड 2 दिया हुआ है, और हमसे साइन थीटा पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मतलब हमें एंगल ए दिया 30 और एक 90 डिग्री है, राइट एंगल है बी पे, और ये एंगल आपको नहीं दिया, तो आप निकाल लेंगे ट्रायंगल लॉ से, तो ये आपको एंगल मिल गया। तो अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, और वैल्यू सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो थीटा के प्लेस पे हमने कोई थीटा ले लेना, जैसे हमने थीटा लिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए साइन 30, क्या लिया हमने यहाँ पे साइन 30। अब हमने साइन 30 ले लिया, तो साइन 30 का वैल्यू, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे साइन 30 है, तो साइन 30 का वैल्यू तो हम पहले से जानते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कि 1/2। लेकिन यहाँ पे पूछ दिया आपको कि साइन सी का वैल्यू क्या होगा, साइन सी, तो ये सी रहा आपका सी यहाँ पे, तो साइन सी का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे कि साइन सी के सामने यानी कि थीटा के सामने हमारा ये है परपेंडिकुलर ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है ए सी, तो हमें किसका वैल्यू चाहिए ए बी का, ए बी कितना है 2, ए सी का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, ए सी का वैल्यू नहीं दिया है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री के सामने का साइड 2 है तो 30 के सामने का साइड क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 1 के आप रखेंगे पाइथागोरस में, तो 4 + 1 क्या मिलेगा √5। तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आपको यहाँ मिल जाएगा √5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ रख देंगे √5, तो साइन सी का वैल्यू आपको क्या निकल के आया 2/√5। कुछ ऐसे भी आपको निकालने पड़ेंगे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछा जाएगा कि आपने जो हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन पढ़ा है वहाँ पे घुमाने का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि एक एरोप्लेन है,
ए नाम का एरोप्लेन है वो जब ए पॉइंट पे था तो ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, ये पूरा पूरा क्या है, ग्राउंड है। तो इस ए नाम का एरोप्लेन जो है पॉइंट पी पे मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का बना रहा था। ये एरोप्लेन कुछ दूर तक चला, ठीक है ना, मान लीजिए कि पूरे 100 मीटर तक चला। चलने के बाद यहाँ पे उसने फिर कुछ एंगल बनाया, वो एंगल था 30 डिग्री। अब आपसे पूछेगा क्या, सोचिए, हाइट ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से एरोप्लेन की हाइट क्या हो जाएगी। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ दो के बीच का डिस्टेंस दिया है ना, तो ये डिस्टेंस आपका कुछ ना कुछ ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 मीटर। और यहाँ इसको आप मान लेंगे एक्स, यहाँ पे क्या मान लिया आपने, एक्स मान लिया। तो आपसे पूछा गया हाइट, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका इस ट्रायंगल का लॉ लगाएंगे, यहाँ पे साइन 30 लगा दें, कॉस 60 लगा लें, साइन 60 लगा दें, उससे आप निकाल लेंगे हाइट के कॉम्पिटिशन में एच इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पी, यानी कि ये ए एम बाय, यहाँ पे लिखेंगे ए एम बाय, यहाँ पे लिखेंगे ए एम बाय ये क्या हो जाएगा, काम करेगा यहाँ पे ए पी, ए एम बाय ए पी। इसका वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है ना, इसका वैल्यू साइन 60 क्या हो जाएगा, √3/2 रख करके ए एम आपको मालूम नहीं है और ए पी भी आपको पता नहीं है, तो ए पी कुछ भी हो, चलिए ए पी ही है, तो ए एम इक्वल टू आपको निकल गया है कितना, ए पी बाई 2 √3, कुछ ऐसा निकल गया है। फिर सेकंड केस में आप आते हैं तो इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर, यानी कि यहाँ पे आप साइन 30 यूज करने वाले, तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस, पूरा बेस क्या काम कर रहा है, मान लीजिए ये एन का काम कर रहा है, तो पी एन, यानी कि इस एंगल के सामने का साइड ये कौन है, ये है मान लीजिए बी एन, तो बी एन बाय क्या हो जाएगा, बी एन बाय हो जाएगा पूरा पूरा ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये बी पी, इसको रख करके आप निकाल दिए बी एन, तो बी एन यानी कि 1/2 बी पी, ऐसा कुछ निकल के आया। तो बी एन और ये ए एम दोनों सेम है, इसके आप इक्वेट कर देंगे तो आपको दो रिलेशन मिलेगा, वहाँ पे रख करके आप जो है एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। जब आपको एक्स मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का हाइट निकाल सकते हैं, मतलब ये लाइन और इस लाइन के बीच का आप हाइट आराम से निकाल के बता सकते हैं। एक ये कहानी आप कर लेंगे अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अगली वाली कहानी पे आते हैं। नेक्स्ट वाली कहानी हमारी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हो गए। अब नेक्स्ट जरा चलिए यहाँ पे अगला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी बात कर लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं कि nth टर्म ऑफ कैलकुलेशन, कि कभी कभी क्या करते हैं हम लोग जो है वैल्यू को nth टर्म तक निकालते हैं। तो मान लीजिए कि हमको लास्ट टर्म चाहिए तो हम ए एन यूज करते हैं, मतलब nth प्लेस का जो टर्म है वो क्या है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, n क्या है, nth नंबर ऑफ टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस का काम करता है, इसको लगा के निकालते हैं। तो कभी कभी क्या करेगा आपसे कि n यानी कि नंबर ऑफ टर्म पूछता है, तो आप क्या करते हैं, ए एन माइनस ए बाई डी इक्वल टू एन माइनस 1, यानी कि n इक्वल टू ए एन माइनस ए बाय डी प्लस 1, इसको रख करके आप निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देंगे। कुछ ऐसी कहानी बन जाती है। कभी कभी कहानी ऐसी बनती है कि जब आपसे कहा जाता है कि ए एन प्लेस का जो नंबर है, यानी कि जो लास्ट टर्म है वो आपको पी नाम से दिया गया है, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के सी ए पी का, तो ए एन आपको पी दे रखा है, फर्स्ट टर्म कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा, एन माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे कि एन टर्म क्या हो जाएगा, तो पी माइनस ए बाई डी प्लस 1 इक्वल टू ये एन निकल के आएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से। अब आगे कहानी को समझते हुए चलते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा करता है कि जैसे हमारे सामने बहुत सारे टर्म है, जैसे मान लीजिए कि जितने भी नेचुरल नंबर है उसका सबका सम क्या हो जाएगा एन टर्म तक। तो मान लीजिए कि कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल एपी के टर्म है 1 2 3 और ये एन टर्म तक, ठीक है ना। तो करने के वाले सबको सम करना, एस एन करना है, तो क्या करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना करने के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 1 से शुरू होता है n तक जाता है, तो n/2 यहाँ पर रखेंगे 2a प्लस एन डी माइनस डी, तो यहाँ पे सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो यहाँ पे माइनस डी, तो रख दीजिए n/2, ए के प्लेस पे भी 1 तो 2 मिला, यहाँ पे एन डी, डी के प्लेस पे 1 तो n मिला, और यहाँ पे डी, डी के प्लेस पे फिर 1 मिलेगा, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, कहानी बहुत आसान, ये कहानी बन गई हमारी। जैसे n/2 इंटू यहाँ से क्या मिल गया 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 क्या मिलेगा 1 प्लस एन इंटू, यानी कि हमें n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1/2 कुछ ऐसा करके मिला है। तो सिंपली आप ये चीज़ अगर दिमाग में बैठा लें
सीधे इसको रख करके आप निकाल सकते हैं वैल्यू को, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा पूछेगा आपसे क्वेश्चन तो आप आराम से रख के निकाल सकते हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझने की सख्त आवश्यकता है, वो है कि कभी कभी हमें एपी के टर्म पूछते हैं, एन टर्म क्या है, और हमें एसएन टर्म भी दिया रहता है और उसके एक पहले का टर्म दिया रहता है। यानी कि मान लीजिए कि दो टर्म का सम ये है, फर्स्ट टर्म का सम तो कर ही नहीं सकते हैं, तो मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म या तीन टर्म का सम ये है, दो टर्म का ये है, तो तीन टर्म के सम में से दो टर्म के सम को माइनस कर लेंगे तो हमें एन टर्म निकल के आता है, यानी कि nth टर्म का वैल्यू निकल के आता है। तो इस तरह से हम ये भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो ये तीसरी कहानी है, इस पे हम लोग क्वेश्चन कुछ करके देख लेंगे, तो हमें संभावना है कि हम ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग मेंसुरेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इसमें से क्वेश्चन आपको हर हाल में रहने वाला है। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि सरफेस एरिया किसी का वॉल्यूम क्या है, कभी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन घुमाएगा थोड़ा सा। कैसे घुमाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कोई दो अलग अलग जो है सॉलिड शेप्स है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक सिलेंडर की बात कर लिया और दूसरा कोन की बात कर लिया, एक सिलेंडर की बात कर लिया, दूसरा कोन की बात कर लिया। तो सिलेंडर और कोन दोनों का अगर मान लीजिए CSA निकालते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो 2πRH होता है। CSA ऑफ कोन क्या होता है? πRL होता है। CSA ऑफ कोन होता है πRL होता है। ये दो चीज हमने जानना, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, क्या कि दोनों का रेडियस सेम है, इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम है, और आपसे बोला कि दोनों का रेडियस सेम है, तो इसके हाइट और इसके सेलेंट हाइट के बीच का रेशियो क्या होगा, यानी कि H/L का रेशियो क्या होगा? तो 2πRH इसका CSA और इसका देखेंगे ध्यान से आपको, इसका CSA πRL। तो ये पाई की कहानी तो खत्म हो जा रही है, R भी कट जाएगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो 2H/L, यानी कि हमको यहाँ पे H और L के बीच का रेशियो निकालना पड़ रहा है यहाँ पे। तो जो भी दोनों के बीच का हमें रेशियो दे रखा है उसको यहाँ पे हम भेजेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे H/L इक्वल टू 2/3/2, कटा यहाँ पे 1/3, 1:3, कुछ ऐसी कहानी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। और हम जो है इसको आराम से रेशियो के क्वेश्चन हो या फिर मान लीजिए थोड़ा सा किसी ने नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने की बारी है। जैसे कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक विलेज है, उस विलेज में कितने सारे लोग रहते हैं, मान लीजिए 5,000 लोग उस गांव में रहते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा सा टंकी बना हुआ है। उस बड़े से टंकी में मान लीजिए पूरे 20,000 लीटर की बात करते हैं, तो एक आदमी को एक दिन में कितना पानी मिलेगा? तो क्या करेंगे आप? तो गांव में है 20,000 लीटर पानी चाहिए, तो उसको निकालना है सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि जब आप नंबर ऑफ यानी कि क्वांटिटी ऑफ वाटर गॉट बाय ईच पर्सन, तो क्या करेंगे आप? 20,000 में क्या करेंगे? डिवाइड लगा देंगे 5,000 से, तो 4 लीटर ऑफ वाटर सबको मिलेगा हर रोज, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए इसको बदलने के लिए क्या जाएगा? मीटर क्यूब में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले 4 इंटू लीटर है, तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये मिल गया। अब आपको चाहिए मीटर क्यूब में बदलने के लिए, क्या करेंगे? बाय 100 इंटू बाय 100 करेंगे इसमें, तो आपको मिलेगा यहाँ पे इंटू यहाँ पे ये सेंटीमीटर, ये कहानी आपकी बन जाएगी। यहाँ पे ये कैंसिल होकर के आपको मिलेगा मीटर क्यूब। अब इसको बदल सकते हैं, 3 0 विल बी कैंसिल आउट, सो 4/100 मीटर क्यूब, यानी कि 0.004 मीटर क्यूब। इस तरह से आपको बदलने के लिए कभी कहा जाए क्वेश्चन में, तो आप आराम से बदल सकते हैं। ये सिंपल सी कहानी है। आगे वाली कहानी पे चलते हैं। नेक्स्ट वाली कहानी ये है कि कभी कभी ऐसा पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक, फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि कोई एक वेल है, एक वेल से मिट्टी निकाली गई बाहर, और इसको इसी वेल के चारों तरफ क्या कर दिया गया? एम्बैंकमेंट बना के डाल दिया गया, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? पहली बात दिमाग में रख लेंगे कि इस जो वेल का जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, और ये जो एम्बैंकमेंट उसका जो वॉल्यूम होगा, दोनों सेम होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेल जो होगा, कुएं का वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इसका जो वॉल्यूम होगा वो दोनों आपस में सेम होगा। तो क्या करेंगे? मान लीजिए इसका आपको कुछ ना कुछ हाइट दे रखा है, कुछ ना कुछ रेडियस दे रखा है, इसका भी कुछ ना कुछ आपको मान लीजिए कि इनर रेडियस आउटर रेडियस दे रखा है। दोनों की हेल्प से आप जो एम्बैंकमेंट की हाइट आराम से निकाल के बता सकते हैं, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करके। तो कुछ ऐसी छोटी मोटी कहानियां हैं जो आपको दिमाग में बैठा लेनी है, और इसी में से आपको क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। और खास करके जितने भी फॉर्मूला हैं वो आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। तो इन सब टॉपिक के जो क्वेश्चन है, इनके जो फॉर्मूला है, उसको माइंड बैठा लीजिए, कुछ क्वेश्चन टच में ले लीजिए। मुझे लगता है कि संभावना पूरी बन जाएगी कि आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने साल भर मेहनत करी है। तो कुछ बातें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के टाइम में उसे आप बैठा लें, तो इट विल बी गिव्स यू अ ग्रेट, इट इज ग्रेटफुल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना।
चलिए, तो आज की कहानी पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।